ये इस क्लास लास्ट में हम पढ़ रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज इट? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस which shares system resources in such a way that the concurrent access to the shared resources can be handled. Process synchronization mechanism क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से कंकरेंट एक्सेस जो होता है बाय मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर अ शेयर रिसोर्स, उसको हैंडल किया जा सकता है। और वो हैंडल क्यों करना पड़ता है, क्यों हम पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस जो कि शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं उनको हमें क्यों ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज ना। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जो प्रोसेसेस सिंपल है कि शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, और शेयर्ड रिसोर्सेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। अब अगर वहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज को एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस को एक्सेस करना है तो उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक साथ में सभी एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम या फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी ये भी पहले पढ़ा था हमने। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस है, डेटाबेस में आप मल्टीपल टेबल्स है, देयर आर मल्टीपल टेबल्स, और वहां पे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन सपोज सभी टेबल में, या आप कह सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सभी में प्रेजेंट है। अब अगर आप एक जगह उस टेबल में अपडेट कर देते हो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और रेस्ट ऑफ द टेबल में अपडेट नहीं होती है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? डेटा इनकंसिस्टेंसी की। अगर आप एक जगह उसको अपडेट कर रहे हो तो सभी में ही वो इंफॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। जो आपने पहले पढ़ा था डेटा रिडंडेंसी, वो उसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंपली वो मैकेनिज्म जो इस तरह के कंकरेंट एक्सेस को फॉर द शेयर्ड रिसोर्सेज प्रिवेंट करता है। और वो क्यों प्रिवेंट करता है? ताकि वहां पे प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम अराइज ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? टू रिसोर्सेज होते हैं, टू प्रोसेसेस होते हैं। क्या क्या? देखो, व्हाट इज इट? शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज in such a way so that concurrent access to the shared resources can be handled. Thereby minimizing the problem of conflicts in data inconsistency. ठीक है, now this process synchronization is not used for all type of processes. सभी प्रोसेसेस के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती। किस प्रोसेसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, there are two types of processes. एंड सेकेंड इज अ कोऑपरेटिव। ये पहले भी आपने डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट क्या है? नाम से ही आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो प्रोसेसेस जिनकी एग्जीक्यूशन का इफेक्ट किसी और प्रोसेस पे नहीं पड़ता। यानी कि अगर P1 P2 है, सिस्टम में टू प्रोसेसेस विच आर एग्जीक्यूटिंग इंडिपेंडेंटली, इट मींस P1 के एग्जीक्यूशन का इफेक्ट P2 पे नहीं पड़ेगा। इसी तरह से P2 के एग्जीक्यूशन का कोई इफेक्ट P1 पे नहीं पड़ेगा। ये सब अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना एग्जीक्यूशन करेंगे, अपना वर्क करेंगे। तो अगर हमारे पास सिस्टम में इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं जिनको शेयर रिसोर्सेज एक्सेस नहीं करना, जिनके पास अपना सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको वो यूज करके अपना एग्जीक्यूशन करना है, तो उन प्रोसेसेस के लिए आपको
सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, फॉर विच प्रोसेसेस, फॉर विच टाइप ऑफ प्रोसेस यू नीड सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड फॉर दी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए, हमको सिंक्रोनाइजेशन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के लिए चाहिए। कोऑपरेटिव क्या है, नाम है इसका भी, कोऑपरेटिव प्रोसेस यानी कि जो आपस में कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस मैंने आपको पहले क्या बताया था, दैट ऑल दीज प्रोसेस हैव द स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच अदर, यानी कि जैसे P1 और P2 इनको एक दूसरे की स्टेट इन्फॉर्मेशन होगी, प्लस ये जो प्रोसेसेस हैं आपके एक दूसरे की एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेंगे, इनकी एग्जीक्यूशन। एंड थर्ड इज यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस मतलब जिसमें कुछ ना कुछ आपका डेटा या रिसोर्स कुछ ना कुछ शेयरेबल है, वो शेयर्ड एक्सेस वहां पे हो रहा है, और उस शेयर्ड एक्सेस को हमें फिर सिंक्रोनाइजेशन वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों, ताकि वहां पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो या कंसिस्टेंट डेटा ना बने सिस्टम में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या है, दैट यूजेस और दैट एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, एंड फॉर द कोऑपरेटिव प्रोसेसेस देयर इज अ नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व दिस कंसेप्ट, यानी कि जो हमें सिंक्रोनाइजेशन अगर प्रोवाइड करना है प्रोसेसेस में, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्रिटिकल सेक्शन कंसेप्ट। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, लाइक दिस यू रिप्रेजेंट द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में आपको ये 4 सेक्शंस मेनली रिप्रेजेंट करने हैं। एमसीक्यू में सेक्शन का जो पर्पस होता है वो भी आपके पास आ सकता है, क्वेश्चन सिंपल है। फॉर एंट्री सेक्शन हमें पता है एंट्री सेक्शन क्या होता है, एंट्री सेक्शन में कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन आपके फुलफिल होती है तो सिंपली आपका वो प्रोसेस जो है विद दिस एंट्री सेक्शन नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब उनका एक्सेस सेम टाइम पे ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, एग्जिट सेक्शन, जहां से आपका प्रोसेसेस अगर उनका क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया तो सिंपली वो रिसोर्सेज रिलीज करते हैं और एग्जिट सेक्शन से बाहर आ जाते हैं। एग्जिट सेक्शन से बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर सेक्शन। सिंपल है कि अगर उनका कोई रिमेनिंग वर्क है कोई तो वो उसको यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि शेयर रिसोर्सेज का वर्क तो क्रिटिकल सेक्शन में हो ही जाता है उनका, और रेस्ट ऑफ द वर्क अगर उनका कोई रहता है तो वो अपना रिमाइंडर सेक्शन में उसे पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इस पूरे डू ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आपकी कंडीशन जो भी यहाँ पे होती है वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक आपका इस तरह से रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक होता है प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जैसे आपका P1 है P2 है, दोनों को ही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है। ठीक है, बट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा, हमें पता है मेनली ये कैसे वर्क करता है आपका प्रायोरिटी बेस्ड, लेकिन अब जैसे आप मल्टी प्रोसेसर स्टडी करोगे इसमें कैसे होगा वर्क वो भी हम स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है आपका, देयर आर 4 सेक्शंस टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है तो हम हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेगा और उस हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री दे देगा। क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद वो अपना पूरा काम करेगा, उसके बाद जब तक वो एग्जिट नहीं कर जाता, पूरे सेक्शन से बाहर नहीं आ जाता, जब तक कि कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपका बेसिक क्रिटिकल सेक्शन का कंसेप्ट होता है।
नाउ व्हाट इज दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सिंक्रोनाइजेशन वहां पे प्रोवाइड किया जा सकता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? That is the concurrent access by multiple processes to the critical section. Concurrent access या parallel access जो होगा आपका multiple processes के through critical section में at the same time, वो critical section problem है, यानी कि एक ही टाइम पे जब बहुत सारे processes उस section को access करना चाहते हैं, that is critical section problem. अब उसको solve करने के लिए how to solve that problem, तो कोई भी solution जो कि इस problem को solve कर सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सॉल्यूशन को 4 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करने होंगे। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि आपका मल्टीपल प्रोसेसेस सिंपली एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। अब ऐसा हम प्रोवाइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर वो एक टाइम पे एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम हमें रिजोल्व करनी है वो राइज होगी। ठीक है, तो अब अगर कोई सोल्यूशन इसके लिए दी जाती है, कैसे आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करोगे, उसके लिए 4 कंडीशंस है। कोई भी सॉल्यूशन तब एक्सेप्टेबल होगी जब वो 4 की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब वो 4 कंडीशन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज इट? सॉल्यूशन टू ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द 4 कंडीशन। जैसे आपने डेडलॉक का पढ़ा था कि डेडलॉक की जो 4 कंडीशंस थी, अगर वो चारों की चारों एक साथ होती हैं तो ही सिस्टम में डेडलॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 कंडीशन है वो क्या है कि अगर हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस सॉल्यूशन को ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी है। चारों कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है क्लास? ये पहले भी पढ़ा था। ये सिंक्रोनाइजेशन जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो सभी सिस्टम के लिए सेम ही है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, या फिर आप मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग वही है सबके लिए, और सभी में ही आपका क्रिटिकल सेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है, बट क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का जो वे है वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे अगर कोई सोल्यूशन हम देते हैं तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन क्या है? दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। एक प्रोसेस ही एक बारी में क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरे प्रोसेसेस को वेट करनी पड़ेगी जब तक कि वो वहां से बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, दिस इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड क्या कंडीशन है यहाँ पे? प्रोग्रेस। सेकंड कंडीशन इज प्रोग्रेस, ये आपने नहीं पढ़ी पहले। प्रोग्रेस क्या कहती है कि अगर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेना चाहता, ठीक है, सो वो प्रोसेस किसी और प्रोसेस को भी प्रिवेंट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने से, या फिर वो प्रोसेस किसी और प्रोसेस को रोकेगा नहीं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जा सके, उसको क्रिटिकल सेक्शन में वो जाने देगा। जैसे अभी आपको बताया था कि प्रायोरिटी बेस्ड इनको मिलता है क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस। अब सपोज यहाँ पे P1 आपका हाई प्रायोरिटी है और P2 लो प्रायोरिटी है। P1 हाई प्रायोरिटी है तो प्रेफरेंस पहले इसको देगा आपका सिस्टम, लेकिन P1 तो है वो अभी जाना नहीं चाहता, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन में कोई काम नहीं करना, उसे एक्सेस नहीं करना है, तो सिंपली आपका जो P1 है उसकी वजह से P2 वेट नहीं करेगा, सिंपली अब P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोग्रेस की कंडीशन भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि अगर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वहां पे है तो दूसरा लो प्रायोरिटी जा ही नहीं सकता। अगर हाई प्रायोरिटी वहां एक्सेस नहीं कर रहा है, उसमें नहीं जाना चाहता, तो सिंपली लो प्रायोरिटी को वहां पे एक्सेस दे देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड कंडीशन, बाउंडेड वेटिंग। नाम से ये बाउंडेड वेटिंग, यानी कि कोई भी प्रोसेस एंडलेसली या इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट नहीं करेगा। देयर शुड बी अ लिमिट ऑन द वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है और रिक्वेस्ट सेंड किया हमने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट करता रहे, उसे मिले ही ना एक्सेस। उसके सभी प्रोसेस के लिए एक बाउंड होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड के लिए वो वेट करेगा। आफ्टर दैट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन असाइन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो ये वाली कंडीशन पहले पढ़ चुके हो आप, फर्स्ट और फोर्थ।
सर्कुलर वेट कंडीशन। ये क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो अपने नेक्स्ट प्रोसेस से ही रिक्वेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपका P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेसेस है, तो ये 4 के 4 प्रोसेस जो इनके नेक्स्ट प्रोसेस होंगे उसी से ही रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। P1 P2 से करेगा, P2 P3 से, P3 P4 से, और P4 अगर आपका लास्ट है तो P4 फिर सर्कल में किससे करेगा, P1 से। यानी कि सभी प्रोसेसेस एक सर्कुलर चेन बनाएंगे और हर एक प्रोसेस अपने नेक्स्ट प्रोसेस से रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और जो लास्ट प्रोसेस होगा nth प्रोसेस, वो फर्स्ट प्रोसेस से फिर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये 4 कंडीशंस है। अब आपकी कोई भी सॉल्यूशन अगर दी जाती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सॉल्यूशन में चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रहे क्रिटिकल सेक्शन में। प्रोग्रेस, कोई भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोकेगा अगर एट प्रेजेंट वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। बाउंडेड वेटिंग, हर एक प्रोसेस एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वेट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। सर्कुलर वेट, कोई भी प्रोसेस है वो अपने नेक्स्ट प्रोसेस से ही रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो एक सर्कुलर चेन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशंस क्या। देखो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व करने के लिए 2 सॉल्यूशन दी गई है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है वो, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड हार्डवेयर अप्रोच। देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्रोवाइड द synchronization between processes in multiprocessor. फर्स्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, एंड सेकंड ऐसे हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट देखो सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच अगर यूज की जाती है तो वहां पे भी 2 सॉल्यूशंस दी गई है सॉफ्टवेयर अप्रोच में। क्या है ये 2 सॉल्यूशंस, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज सॉल्यूशंस। फर्स्ट जो है आपके दैट इज नोन एज बूलियन वेरिएबल अप्रोच। सेकंड इज द पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन जो है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब फर्स्ट देखो बुलियन वेरिएबल अप्रोच। बुलियन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे टर्म यूज हुआ आपको पता है यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट, इधर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि बुलियन में आपकी 2 वैल्यू होती है 0 1 ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन वेरिएबल अप्रोच क्या कहती है कि अगर अगर तो कंडीशन, जो भी हम कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, अगर वो कंडीशन की वैल्यू आपकी होती है ट्रू, ठीक है, सो इट मीन्स एनी प्रोसेस जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है और कंडीशन आप टेस्ट की है, कंडीशन आपका रिजल्ट आया ट्रू, तो कोई भी प्रोसेस सपोज P1 ने किया टेस्ट, उसको ट्रू मिला, सो P1 क्या करेगा, P1 गोज इनटू द बिजी वेटिंग स्टेट। P1 किस में चला जाएगा, बिजी वेटिंग स्टेट में। यहाँ पे हम वेटिंग स्टेट की प्लेस पे क्या बोलते हैं, बिजी वेटिंग स्टेट। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कर देगा, बिजी वेटिंग स्टेट में डाल देगा P1 को, अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू आती है। ठीक है, अगर अपोजिट कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो उस केस में प्रोसेस P1 जो है वो क्या कर देगा, एंटर कर लेगा, एंट्री ले लेगा इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बुलियन वेरिएबल अप्रोच में जस्ट कंडीशन को चेक किया जाता है, कंडीशन की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या नहीं। अगर तो वैल्यू ट्रू आती है तो वो नहीं जाता, वो वेट करता है, वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है, बिजी वेटिंग स्टेट में, कब तक, जब तक कि फॉल्स नहीं मिल जाता उसको। और जैसे वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पर P1 है या फिर कोई भी प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, बट ये जो अप्रोच है आपकी बुलियन वेरिएबल अप्रोच, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉल्यूशंस दी गई है सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंडर,
बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जस्ट एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जो ऊपर 4 कंडीशन आपको बताई थी, इनमें से जस्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही सेटिस्फाई करती है। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, बट जो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस भी इन्होंने बोली है, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और सर्कुलर वेट, ये कंडीशंस ये अप्रोच फुलफिल नहीं कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज नॉट एक्सेप्टेबल, बुलियन वेरिएबल अप्रोच। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो पीटरसन सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके वेरिएबल, 2 टाइप ऑफ वेरिएबल यूज किए जाते हैं। उसमें एक ही है बुलियन वेरिएबल, इधर 2 है। फ्लैग वेरिएबल और दूसरा आपका है टर्न वेरिएबल। ठीक है, फ्लैग वेरिएबल जस्ट बुलियन की तरह काम करेगा। फ्लैग की वैल्यू भी आपकी या तो 1 सेट होती है या फिर 0 सेट होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे टर्न वेरिएबल यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? जितने भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में दैट रिक्वायर्ड एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन, सभी प्रोसेसेस की स्टेट की नॉलेज किसके पास होती है? टर्न वेरिएबल के पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फ्लैग वेरिएबल है 1 और 0 सेम है। यहाँ पे भी अगर 1 होती है वैल्यू, सो इट मींस प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर 0 वैल्यू होती है, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 सेट होती है, तो सिंपली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। अब इसके साथ साथ फ्लैग वेरिएबल के साथ साथ तो बता रहा है 1 या 0 की हेल्प से कि वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और जो वेरिएबल यूज होता है टर्न वेरिएबल, जिसकी हेल्प से जो आपकी 4 की 4 कंडीशन यानी कि रेस्ट ऑफ द 3 थी वो भी फुलफिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेट की नॉलेज होती है हर एक प्रोसेस की, कि कौन से प्रोसेस को अभी कितना टाइम की एग्जीक्यूशन उसकी रहती है, कितना रिसोर्सेज की उसको रिक्वायरमेंट है। विद दिस प्रोसेस स्टेट नॉलेज आपका जो पीटरसन सॉल्यूशन होती है चारों कंडीशन को फुलफिल करती है। तो आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच में पीटरसन सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों ऊपर जो कंडीशन आपको बताइए फुलफिल करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, एक जो कि हर एक प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, उसकी स्टेट की नॉलेज रखता है, और दूसरा फ्लैग वेरिएबल जो सिंपली सेट होता है 1 या 0, जिससे कि प्रोसेसेस डिसाइड करते हैं दैट दे नीड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है। सॉफ्टवेयर अप्रोच में जस्ट आपको 2 ही यूज करना है, बुलियन वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है बस, पीटरसन में 2 आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कौन से एक्सेप्टेबल है? आपके पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, और कौन सा वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है एमसीक्यू के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बुलियन और फ्लैग का काम तो सेम ही है, 1 या 0 ये सेट हो रहे हैं, 1 मतलब नो, 0 मतलब यस। टर्न वेरिएबल सिंपली प्रोसेस की स्टेट्स को सेव कर रहा है, उसकी नॉलेज, कुछ हर एक प्रोसेस की नॉलेज टर्न वेरिएबल से पता लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच देखो, हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच, अब जैसे यहाँ पे बुलियन वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल एंड टर्न वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तीनों वेरिएबल किसके रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर अप्रोच से। हार्डवेयर अप्रोच जो आपका यूज करती है, इट यूजेस द लॉक वेरिएबल। लॉक वेरिएबल इज यूज्ड इन द हार्डवेयर अप्रोच, और इसको हम बोलते हैं, इट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन बेस्ड ऑन द concept ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ठीक है, तो लॉक वेरिएबल एमसीक्यू में आपका आ जाता है, वो आपका हार्डवेयर अप्रोच में यूज होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? लॉकिंग एंड अनलॉकिंग स्कीम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपका लॉक और अनलॉक स्कीम होता है, ये भी कैसे वर्क करता है? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द locking and unlocking mechanism. For this it uses the lock variable, and this mechanism uses the test and set instruction approach to provide the synchronization. ठीक है, अब टेस्ट एंड सेट नाम ही इसका है टेस्ट एंड सेट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल a process has to test some condition,
यहाँ पे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इट नीड टू सेट सम वैल्यू टू दैट या फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? which is used to write one या फिर सिंपली इसको हम सेट भी बोलते हैं, टू ए मेमोरी लोकेशन and returns the old value। ठीक है, सिंपल है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ये क्या कर रहे हैं, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट कर रहे हैं मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे अभी एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है, जिसको हम ओल्ड वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो उस ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करे एक न्यू वैल्यू से। और वो न्यू वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, वो वहां पे जो भी ओल्ड वैल्यू है उस पोजिशन पे उस लोकेशन पे उसको रिप्लेस करके 1 वहां पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है क्या यहाँ पे 1, वो देखो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स। This is a while loop, critical section, and this is a value of lock variable। इसमें इसको जो फर्स्ट है आपका while कंडीशन जो होती है that will be the entry section। क्रिटिकल सेक्शन सेम जहाँ पे आपका रिसोर्सेज है शेयर्ड रिसोर्सेज, और ये जो आपका लॉक की वेरिएबल है लॉक वेरिएबल की वैल्यू है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एग्जिट सेक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज there are 3 processes that need to enter into the critical section। अब इस हार्डवेयर अप्रोच में आपका ये नहीं है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो ही पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेगा। नो, यहाँ पे क्या होता है, बाय चांस मेथड यूज होता है। ठीक है, बाय चांस जैसे कि एक ही चेयर है, आप लोगों 3 स्टूडेंट्स हो, जो पहले बैठ गया वो बैठ गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले जो आया उसे कोई पहले चेयर मिल गई, नहीं, 3 के 3 खड़े हैं, तीनों में से जिसने भी पहले चांस मिल गया बैठने को बैठ गया। ऐसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी आपका हार्डवेयर अप्रोच में तो प्रायोरिटी यूज नहीं हो रही है, जिसको पहले चांस मिल गया वो सिंपली क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, लेकिन उस चांस का उसे पता कैसे चलता है, जैसे P1 P2 P3 है, वो तीनों ही क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से पहले रिक्वेस्ट सेंड कर दी P2 ने, हालांकि P2 की प्रायोरिटी सपोज P1 से कम है, बट P2 ने क्या किया, यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब जैसे ये P2 की रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, सबसे पहले जो वैल्यू चेक होगी ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करते हैं, वो इस लॉक वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा। लॉक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कितनी सेट है, 0। 0 का मतलब होता है यहाँ पे सेम जो ऊपर पढ़ा था अभी सॉफ्टवेयर अप्रोच में कि क्रिटिकल सेक्शन आपका फ्री है, वहां पे अभी कोई और प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर रहा है। तो जैसे ही P2 की रिक्वेस्ट आई, फर्स्ट ऑफ ऑल
जो आपका लोक वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेक की गई, उसमें क्या वैल्यू प्रेजेंट है। लोक वेरिएबल सेट है अभी 0 पे, 0 पे सेट है, इट मींस वहां पे कोई और प्रोसेस अभी नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन है वो नहीं जा रहा है कोई भी प्रोसेस। तो 0 वैल्यू से क्या होता है, 0 वैल्यू फिर वो रिटर्न करता है किसको, व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में अगर वैल्यू आपकी वाई यानी कि 0 होती है तो उस टाइम पे प्रोसेस आपका सिंपली क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेता है और व्हाइल लूप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट केस में जब P2 ने रिक्वेस्ट भेजी, इनिशियली लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू इस पे गई, रिटर्न हुई, व्हाइल लूप ब्रेक हुआ। आफ्टर दैट P2 को क्रिटिकल सेक्शन में सिंपली एंट्री मिल गई। ठीक है, अब जैसे ही P2 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिलेगी तो लॉक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लॉक वेरिएबल की वैल्यू अब रीसेट हो जाएगी टू द 1। क्यों? क्योंकि अब आपका फ्री नहीं है क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में P2 ने एंट्री ले ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सपोज P2 के बाद अब P1 को रिक्वेस्ट सेंड करता है। P1 ने रिक्वेस्ट सेंड की तो सेम प्रोसेस आपका रिपीट होगा। सबसे पहले लॉक वेरिएबल की वैल्यू चेक की जाएगी। अब लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं है, अब लॉक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 1 वैल्यू ही व्हाइल लूप पर रिटर्न होगी। अब जब तक कि ये वैल्यू 1 रहेगी तब तक इस व्हाइल लूप में ही वो आपका प्रोसेस जो हमने लिया था P1 वो रिपीट करता रहेगा। और उसको कब तक रिपीटिशन करनी पड़ेगी, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 रिटर्न नहीं हो जाती, यानी कि जो लॉक वेरिएबल है वापस से जब तक 0 नहीं हो जाता है, जब तक कि आपका जो प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट सेंड की थी P1 को इसी में ही स्पिन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पिन लॉक की प्रॉब्लम। और वो स्पिन लॉक की प्रॉब्लम, इसका डिसएडवांटेज होती है, ड्रॉबैक होती है हार्डवेयर अप्रोच का, कि यहाँ पे स्पिन लॉक की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। हो सकता है कोई एक प्रोसेस इस व्हाइल लूप में ही रिपीटेडली वेट करता रहे, 0 वैल्यू लॉक की सेट ही ना होए, और आपका वो जो प्रोसेस जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में उसको ज्यादा वहां पे टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरह से वर्क करता है। तो इधर ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी बेस्ड वर्क नहीं कर रहा है, चांस से वर्क कर रहा है। जिसने पहले रिक्वेस्ट सेंड कर दी और उस टाइम पे अगर आपकी लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, तो सिंपली वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेता है। और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेता है तो लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसको फिर व्हाइल लूप में वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो कब तक करेगा, जब तक की वैल्यू 0 इसके पास व्हाइल के पास रिटर्न नहीं हो जाती। जैसे ही सपोज P2 ने अपना काम कर लिया क्रिटिकल सेक्शन का, वो बाहर आ गया, वो एग्जिट करेगा, तब लॉक वेरिएबल की वैल्यू फिर से 1 से क्या सेट हो जाएगी, 0। अब व्हाइल लूप को 0 रिटर्न हो गया। अब इसमें देखा कि कौन सा प्रोसेस वेट कर रहा था, P1, तो अब सिंपली P1 इस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेगा। तो ये लॉकिंग एंड अनलॉकिंग इसको बोला जाता है। तो आपका जो हार्डवेयर अप्रोच होती है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग पे होती है, 0 होता है तो प्रोसेस जा सकता है अंदर क्रिटिकल सेक्शन में, 1 होता है तो कोई भी प्रोसेस वहां पे नहीं जा सकता। 1 होने पर लॉक हो जाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन और 0 होने पर अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हार्डवेयर अप्रोच है। ये आपको नोट्स में सेंड कर दूंगी, उसमें पढ़ लेना, सारा उसमें डेफिनेशन है सबकी अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यूनिट रियल टाइम भी आपका मल्टी प्रोसेसर का हो गया सारे कंप्लीट, सिंक्रोनाइजेशन, शेड्यूलिंग, स्ट्रक्चर, ये सब स्टडी करना है फॉर योर एमसीक्यू। नेक्स्ट देखो रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्लास? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपने, बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है रियल टाइम सिस्टम के। That is used to provide the real time applications and it processes data without any delay. ठीक है, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विदाउट एनी डिले इंफॉर्मेशन या डेटा आपका प्रोसेस कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है विद इन फ्यू सेकंड्स, तो वो आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज। सिर्फ यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें आपकी शेड्यूलिंग किस पे बेस्ड होती है, बताया था आपको 2 टाइप्स, टाइम शेयरिंग पे और इवेंट ड्रिवन पे। जो रियल टाइम सिस्टम है आपका बेस्ड होता है टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे और इवेंट ड्रिवन पे। अगर टाइम शेयरिंग होता है तो सेम जैसे आपको क्या देना होगा, टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है जिसके अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा, असाइन होगा। इवेंट ड्रिवन अगर सिस्टम यूज हो रहा है तो वहां पे प्रायोरिटी बेस्ड ये वर्क करेगा। ठीक है, टाइम शेयरिंग में टाइम स्लाइस यूज होती है और इवेंट ड्रिवन में सिंपली प्रायोरिटीज जो है प्रोसेसेस की वो यूज की जाती है।
नेक्स्ट आगे जो है यहाँ पे कंपोनेंट स्ट्रक्चर और फिर इसके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें दो एल्गोरिथम आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है भी, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस एंड प्रायोरिटी सीलिंग। तो ये अब आगे कल करेंगे इसको कंप्लीट। फिर संजय आप, if there is no priority based request in hardware app then if to request comes in which goes into, देखो जो रिक्वेस्ट आपकी पहले आती है, जो भी हार्डवेयर अप्रोच आपको बताया, जो रिक्वेस्ट पहले आती है चाहे उसकी प्रायोरिटी लो हो उसी को ही